जो मैप है ना बहुत सीमित था, है ना, धर्मपाल के समय। देवपाल ने उसको महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु तक टच कर दिया। इतना साम्राज्यवादी विस्तार किया। सुलेमान 9वीं सदी में आया। अरब यात्री बोलता है कि देवपाल इन त्रिकोणीय संघर्ष में सर्वाधिक शक्तिशाली है। ठीक है, देवपाल के बाद, है ना, पाल वंश के इतिहास का पतन का काल माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि पतन हुआ लगभग 130 साल का समय, कोई भी, है ना, ढंग का शासक नहीं आया। और उसके कारण क्या हुआ यहाँ पर, है ना, कमजोर और अयोग्य शासक थे, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। तो भाई जो साम्राज्यवादी विस्तार के तहत पाल वंश ने बाकी लोगों का साम्राज्य अपने अधीन कर लिया था, वो लोग वापस से उसको लेने लगे। विग्रहपाल प्रथम, नारायण पाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल की गणना की जाती है। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद भी नहीं रहे तो हम इतना सा बोल के छोड़ सकते हैं कि अयोग्य शासक थे, है ना, कमज़ोर थे। और कमज़ोर को इतिहास कभी भी याद नहीं रखता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भागलपुर से प्राप्त शिलालेख से के अनुसार नारायण पाल ने युद्धगिरी, है ना, वर्तमान नाम मुंगेर है, युद्धगिरी, तिरभुक्ति या तिरहुत में शिव मंदिर के हेतु एक गांव दान दिया था तथा 100 मंदिर बनवाए थे। नारायण पाल, है ना, पहले के समय में क्या होता था कि हर कोई जो एक राजा बना वो अपना कहीं ना कहीं शिलालेख लिखवा देता था। उसी शिलालेख में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कभी कभी पूछ ली जाती है, तो पता होना चाहिए। महिपाल आए, मैंने आपको बताया था महिपाल जब आए तो महिपाल ने इस साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। ठीक है, महिपाल 10वीं सदी में आए, पुनर्जीवित किया, है ना। साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, महिपाल ने उसको पुनर्जीवित किया। साम्राज्य को चोल आक्रमण से बचाया। अब चोल आक्रमण होने लगे हैं। राजा राज चोल साम्राज्य का संस्थापक, फिर कौन, राजेंद्र चोल, है ना। दोनों की ही उनकी साम्राज्यवादी नीतियां चल रही थी, जो दक्षिण भारत पर अधिकार करके उत्तर भारत तक आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अंत में राजेंद्र चोल द्वारा पराजित होना पड़ा। राजेंद्र चोल को उपाधि दी गई थी गंगाई कोंड चोलपुरम, गंगाई कोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी, सॉरी। और उपाधि क्या थी, गंगाई, है ना, गंगई कोंड चोल की उपाधि दी थी। गंगई मतलब गंगा के क्षेत्रों को, कोंड मतलब जीतना, चोल मतलब ऐसा चोल राजा। तो गंगाई कोंड चोल नामक उपाधि किसको मिली, राजेंद्र चोल को। क्यों, क्योंकि वो गंगा के किनारे तक पहुंच गया, गंगा तक गया, गंगा से एरिया जीता, गंगा से जल भर के लेकर के गया, अपना राज्य अभिषेक करवाया, उपाधि दी गंगाई कोंड, कोंड मतलब जीतना, कोंड चोल, है ना, और एक नगर बसाया जिसको बोला गंगाई कोंड चोलपुरम। ठीक है, तो फाइनली राजेंद्र चोल द्वारा हार गए। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और सोमपुर महाविहार, है ना, जिसकी स्थापना की थी वहाँ पर धर्मपाल ने, उसका जीर्णोद्धार करवाया। और जो दीपांकर जो थे बौद्ध भिक्षुक, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, उनके नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि तिब्बत में जो बुद्धिज़्म की जो स्थापना हुई है वहाँ पर दीपंकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो राजेंद्र चोल वाला पार्ट हो गया अपना। हाँ, इसके पहले महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नए पाल आए। नए पाल क्या था, महिपाल प्रथम का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, जीवन का अधिकांश भाग किस में निकला, यहाँ पर छोटे छोटे राजवंश आ गए। कलचुरी जो राजवंश था, है ना, नरेश जो था उसका, है ना, कर्ण नाम का राजा था, उससे संघर्ष में इसका व्यतीत हो गया। ठीक है, नयपाल के उत्तराधिकारी कौन आए, विग्रहपाल तृतीय, है ना, ने कलचुरी, कर्ण, चालुक्य, नरेश, विक्रमादित्य। तो कलचुरी तो हो गए कर्ण, चालुक्य नरेश कौन हो गए, विक्रमादित्य चतुर्थ, और कौशल नरेश कौन हो गए, महाशिव गुप्त के आक्रमणों को झेलते हुए पाल साम्राज्य के कई भागों को खो दिया। अब ये पतन शुरू हो गया है ना। ये छोटे मोटे राजवंश है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, है ना, इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी होती है, ताकि हमें गैप्स ना लगे कि ये हो गया था अचानक से ये क्या हो गया। ये पतन का दौर है। कलचुरी राजा ने एक साइड से हमला किया,
चालुक्य ने दूसरे साइड से हमला किया, है ना, कौशल नरेश ने दूसरे साइड से हमला किया, है ना। पाल साम्राज्य केवल मगध, बंगाल तथा गोड़ तक ही सीमित रह गया। ये किसके समय हुआ? नयपाल के समय। आगे बढ़ते हैं। रामपाल महान शासक था और मृत्यु के पश्चात, ठीक है, गहड़वालों ने कन्नौज पर तथा बंगाल में सेन वंश की स्थापना हो गई। तो इसके बाद बंगाल में पाल वंश ही खत्म हो गया। कन्नौज पे जो अधिकार था वो किसका हो गया? गहड़वालों का, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल में सेन वंश के बारे में अभी पढ़ते हैं, जस्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे। पाल वंश के पतन के कारण आंतरिक कलह, सामंतवादी व्यवस्था। तो जब सीधी सी बात है यार, सामंत हैं, है ना, छोटी छोटी शक्तियां हैं, यदि उन छोटी शक्तियों के ऊपर एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं होगी तो वो आपस में विद्रोह करके लड़ेंगे, और यदि एक बड़ी शक्ति होगी तो उनका विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था का एक सबसे बड़ा नेगेटिव ये कि जब तक केंद्रीय सत्ता है वो कुछ नहीं बोलेंगे। केंद्रीय सत्ता गई, है ना, कमजोर राजा हुए, तुरंत वो विद्रोह करने लगे, पाल वंश खत्म होने लगा। रामपाल के बाद अन्य शासक अयोग्य थे, ठीक है। विजय सेन ने क्या किया? यहाँ पर सेन वंश की स्थापना की, जिनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, छोटी मोटी बातें हैं, है ना। सेन वंश, सामंत सेन ने स्थापना करी, लेकिन विजय सेन को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है, जो कि सामंत सेन के पुत्र थे, ठीक है। उसने बंगाल को पूर्ण राजनीतिक एकता प्रदान की, मतलब अब ये इतना बड़ा साम्राज्य तो बना नहीं, लेकिन बंगाल वाले पार्ट में एक राजनीतिक एकता वापस से आ गई। सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा अभिलेख बहुत फेमस है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भाई देवपाड़ा प्रशस्ति किससे संबंधित है? देवपाड़ा प्रशस्ति विजय सेन से संबंधित है, ठीक है। खलिमपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? गोपाल तथा धर्मपाल से संबंधित है, जहां से पाल वंश की जानकारी मिलती है। तो देवपाड़ा प्रशस्ति विजय सेन। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक दो राजधानियों उसकी थी स्थापना करी। यहाँ पर भी परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि, बात आपको क्लियर है, महाराजाधिराज की उपाधि कौन लेगा? जिसके अधीन बहुत सारे सामंत होंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग राजा था तो सामंत यहाँ पर विद्रोह नहीं कर पाए। इसके बाद हुए बल्लाल सेन, जो विजय सेन के उत्तराधिकारी थे। बल्लाल सेन कुशल प्रशासक होने के साथ साथ योग्य लेखक भी थे, ठीक है ना। इसके बाद आए लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी थे। लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठे और संपूर्ण बंगाल पे अपना साम्राज्य विस्तृत कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण। ये दौर वो था जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। मोहम्मद गौरी के साथ बख्तियार खिलजी ने बंगाल वाले पार्ट पर आक्रमण किया। केवल 18 सैनिकों के साथ बंगाल पे नियंत्रण कर लिया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। इंटरेस्टिंग कहानी है, हो सकता है वो किंवदंतियाँ हों, है ना, लेकिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया, सेन वंश को समाप्त किया, लखनौती पर अधिकार किया, है ना, लखनौती राजधानी थी, लखनौती पर अधिकार कर उसको नष्ट किया, है ना। लक्ष्मण सेन के बाद छोटे मोटे राजा हुए, है ना, जैसे कि विश्वरूप सेन और केशव सेन, जो कि कमज़ोर थे, इतना काम के नहीं थे। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे, है ना। और जयदेव के बारे में यदि आपको पता हो तो जयदेव ने यहाँ पर एक किताब लिखी है, गीत गोविंद, है ना। और गीत गोविंद के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? गीत गोविंद के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पहले राधा का नाम कृष्ण के साथ कहीं नहीं जुड़ा हुआ था। गीत गोविंद में सबसे पहले राधा, कृष्ण और इनकी रास लीला का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके पहले हिंदू धर्म को मानने वाले कभी भी राधा कृष्ण का नाम कहीं नहीं सुना था। तो गोपियों के साथ रास लीला और राधा कृष्ण गीत गोविंद में वर्णन है। सेन वंश में और भी लेखक थे, विद्वान थे, जिनको संरक्षण प्रदान किया गया। एक थे धोई, जो कि पवन दूत, है ना, ठीक है, पवन दूत नामक पुस्तक लिखी, और हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का भी प्रचलन शुरू किया।
इसके साथ बहुत सारे संवत थे जो कि पहले आपको पता होने चाहिए। मैंने उन सब का एक क्रम बना दिया है। सबसे पहले विक्रम संवत शुरू हुआ 57 ईसा पूर्व, या उसको हम BC भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब उज्जैन के एक लोकल राजा है ना ने किसको हराया था, शकों को हराया था, और शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। शक संवत 78 AD जब कनिष्क का राज्य अभिषेक होता है। गुप्त संवत, हर्ष संवत, हिजरी संवत और उसके बाद लक्ष्मण संवत, है ना। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पता होना चाहिए आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो गीत गोविंद क्यों इंपॉर्टेंट था आप सबको पता चल गया होगा। पाल वंश का एक महत्व पूछ लेते हैं कि भाई पाल वंश तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला शासक ना अंतिम राजवंश था। 300 वर्षों के शासनकाल में पालों ने बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित की। सिंपल सी बात है, एक राजनीतिक बड़ी शक्ति थी, शांति व्यवस्था स्थापित होगी, जहां शांति व्यवस्था होगी वहां आर्थिक उन्नति होगी। पाल शासकों ने अनेक मंदिरों, मठों, विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया, जैसे विक्रमशिला, सोमपुर विश्वविद्यालय, और इनके श्री विजय साम्राज्य या शैलेंद्र साम्राज्य जो कि जावा सुमात्रा के द्वीपों पर स्थित थे, तिब्बत के शासकों से तथा अरब के शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पाल शासकों ने बनाए। तो ये इनके महत्व थे, कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं के समय बंगाली भाषा जो थी, बंगाली भाषा की एक लिपि है ना, उसमें प्रगति हुई और बंगाली भाषा का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हमारा त्रिकोणीय संघर्ष में एक राजवंश समाप्त हुआ।